नमस्कार और स्वागत है। आज हम फ्रंट एंड टेस्टिंग की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जो पैलेंटियर के अनुभवों पर आधारित है, जहां उन्होंने 10 लाख से ज्यादा लाइंस के टाइपस्क्रिप्ट कोड को संभाला। 10 लाख लाइंस, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और आज हमारी खोज का मकसद बिल्कुल साफ है। यह है समझना कि एक सही टेस्टिंग रणनीति आपकी इंजीनियरिंग टीम की रफ्तार को सच में 2 गुना कैसे कर सकती है। और वो भी बिना लागत और रखरखाव का बोझ बढ़ाए। बिल्कुल। ये दावा सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, कि स्पीड डबल हो जाएगी। हाँ, पहली बार में तो यकीन नहीं होता। लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। हाँ, अगर हम देखें कि एक इंजीनियरिंग टीम का समय असल में जाता कहाँ है, तो पता चलता है कि ज्यादातर समय नया कोड लिखने में नहीं जाता। सही बात है। लेख में कुछ ऐसी छिपी हुई गतिविधियों का जिक्र है जो हमारा सारा समय खा जाती हैं। जैसे कोई भी छोटा सा बदलाव करने से पहले पूरे कोड बेस को समझना पड़ता है। हाँ, ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ और ना टूट जाए। Exactly. फिर उन बदलावों को बार बार मैनुअल रूप से क्लिक कर करके टेस्ट करना और प्रोडक्शन में आई समस्याओं को ढूंढना और ठीक करना। और सबसे बड़ा चोर है वो, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब आप एक नया फीचर बना रहे हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और अचानक प्रोडक्शन से एक बग रिपोर्ट आ जाती है। हाँ, और अब आपको अपना सारा काम छोड़कर उस पुरानी समस्या को समझने और ठीक करने में लगना पड़ता है। हाँ, इस एक काम से दूसरे काम पर कूदने में ही हमारी आधी दिमागी ऊर्जा और समय बर्बाद हो जाता है। लेख में एक बहुत ही खतरनाक साइकिल की बात की गई है। जब डेवलपर्स में बड़े बदलाव करने का आत्मविश्वास नहीं होता, तो वे बड़े रिफैक्टर से बचते हैं। मतलब कोड को सुधारने वाले बड़े बदलावों से कतराते हैं। हाँ, और इसका नतीजा ये होता है कि कोड बेस की क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगती है, जिसे हम टेक्निकल डेट कहते हैं। और फिर भविष्य में कुछ भी बदलना और भी ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिससे टीम की रफ्तार लगातार कम होती जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। लेख का कहना है कि ज्यादातर ऑटोमेटेड फ्रंट एंड टेस्ट टीमों को तेज करने के बजाय धीमा कर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेंटेनेंस की लागत। मेंटेनेंस कॉस्ट। बिल्कुल। और इस मेंटेनेंस की लागत को समझना ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक बजट है, समय और पैसा दोनों। ठीक है। हर टेस्ट को मेंटेन करने में, यानी उसे अपडेटेड और काम का बनाए रखने में, उस बजट का एक हिस्सा खर्च होता है। तो सीधी सी बात है, एक टेस्ट को मेंटेन करना जितना सस्ता होगा, आप उतने ही ज्यादा टेस्ट रख पाएंगे। एग्जैक्टली। एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। अगर आप हर एक टेस्ट की मेंटेनेंस लागत को थोड़ा सा भी कम कर दें, तो आपके पूरे टेस्ट सूट की कीमत और कवरेज कई गुना बढ़ सकती है। और ये टीम की रफ्तार पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो इसे हासिल कैसे करें? लेख में 2 रणनीतियां बताई गई हैं। पहली, ये मान लें कि टेस्ट टूटेंगे, लेकिन उन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया को इतना आसान और तेज बना दें कि वो कोई बोझ ही ना लगे। मतलब अगर कोई टेस्ट टूटता है तो उसे ठीक करने में मिनटों नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स लगें। शायद एक कमांड चलाकर। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दूसरी रणनीति, जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, वो ये है कि हम टेस्ट को अपडेट करने की जरूरत को ही खत्म कर दें। 1 मिनट, टेस्ट को अपडेट करने की जरूरत ही खत्म कर दें? ये तो सुनने में असंभव लगता है। लगता तो है। मतलब कोड बदलता है, यूआई बदलता है, तो टेस्ट तो टूटेंगे ही, है ना? ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, और यहीं से हमारा पहला सबक शुरू होता है। सही आकार की यूनिट और मिनिमल कट। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये मिनिमल कट आखिर है क्या भला? लेख इसे एक मैप रूटिंग ऐप के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए आपके पास एक ऐप है जो 2 जगहों के बीच का सबसे अच्छा रास्ता कैलकुलेट करता है। और फिर उसे स्क्रीन पर दिखाता है? हाँ, तो इसमें 2 मुख्य काम हो गए, रास्ता कैलकुलेट करना और उसे रेंडर करना। और ये दोनों अपने आप में काफी जटिल हो सकते हैं। सही। अब रास्ता कैलकुलेशन और रास्ता रेंडरिंग, इन दोनों को अलग अलग टेस्ट करना एक अच्छा विचार है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल आप मैप दिखाने का तरीका बदल दें, लेकिन रास्ते की कैलकुलेशन का लॉजिक वही रहे। ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आपके कैलकुलेशन वाले टेस्ट टूट जाएं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मिनिमल कट कहाँ आता है? वो तब आता है जब हम और गहराई में जाते हैं। मान लीजिए रास्ता कैलकुलेशन वाले मॉड्यूल के अंदर एक छोटा सा हेल्पर फंक्शन है जो रास्ते के हर हिस्से में लगने वाले समय को कैलकुलेट करता है। ठीक है। अब इस छोटे से फंक्शन को अलग से टेस्ट करना शायद एक बुरा विचार है।
बुरा विचार क्यों? ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि हर छोटे फंक्शन का अपना यूनिट टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हमें इस बात की परवाह होनी चाहिए कि क्या हमारा पूरा रास्ता कैलकुलेशन मॉड्यूल सही रास्ता दे रहा है या नहीं। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने अंदरूनी तौर पर ये कैसे किया। अच्छा। हो सकता है कल आप उस हेल्पर फंक्शन को किसी और बेहतर फंक्शन से बदल दें। अगर आप उस हेल्पर फंक्शन को सीधे टेस्ट कर रहे थे तो आपका टेस्ट टूट जाएगा, जबकि मुख्य आउटपुट यानी पूरा रास्ता अभी भी सही है। मतलब ये एक झूठा अलार्म है। बिल्कुल, और यही मेंटेनेंस की लागत बढ़ाता है। अच्छा, तो लेख में ऐप को एक नेटवर्क की तरह देखने को कहा गया है। सारे फंक्शंस और मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब हम एक यूनिट टेस्ट लिखते हैं तो हम उस नेटवर्क में एक बाउंड्री बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उस बाउंड्री को पार करने वाली हर कम्युनिकेशन लाइन को हमें अपने टेस्ट में मॉक करना पड़ता है। और अगर भविष्य में ये कम्युनिकेशन लाइनें या एपीआईज बदलती हैं तो हमारा टेस्ट टूट जाता है। इसलिए मिनिमल कट का लक्ष्य एक ऐसी बाउंड्री चुनना है जो कम से कम और सबसे स्थिर एपीआईज को काटे, जबकि उस बाउंड्री के अंदर का कोड इतना जटिल और महत्वपूर्ण हो कि उसे टेस्ट करना वाकई में सार्थक हो। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर हम बहुत बड़ी यूनिट को एक साथ टेस्ट करते हैं तो जब टेस्ट फेल होगा तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि असल में गलती किस छोटे फंक्शन में है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या ये डीबगिंग को और मुश्किल नहीं बना देता? देखिए, इसका जवाब संतुलन में है। आपको एक ऐसा दायरा चुनना है जो इतना बड़ा ना हो कि डीबगिंग असंभव हो जाए, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को टेस्ट करने लगें। तो सही सवाल क्या पूछना चाहिए? सवाल ये पूछना है, समय के साथ आप किस व्यवहार को स्थिर रखना चाहते हैं? आपके कोड बेस में प्राकृतिक और स्थिर एपीआई सीमाएं कहाँ हैं? इन सवालों के जवाब ही आपको सही मिनिमल कट खोजने में मदद करते हैं। ठीक है, मिनिमल कट वाली बात तो समझ आती है, लेकिन लेख में इसके बाद जो बात कही गई है उसने मुझे सच में हिला दिया। कौन सी बात? वो कहते हैं कि कंपोनेंट टेस्ट्स, मतलब वो टेस्ट्स जो हम सब रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी या एंजाइम से दिन रात लिखते हैं, वे असल में लिखने लायक ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही साहसिक दावा है। ये तो पूरी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस पर सवाल उठाने जैसा है तो और इसके पीछे दो ठोस कारण दिए गए हैं। पहला, ये टेस्ट बहुत भंगुर मतलब ब्रिटल होते हैं और इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यूआई और यूएक्स तो अक्सर बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली। आज बटन का रंग बदला, कल एक डिफ का स्ट्रक्चर बदला और आपका टेस्ट टूट गया। मुझे अपना एक पुराना प्रोजेक्ट याद है, हमने सिर्फ डिजाइन सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव किया था और हमारे 200 से ज्यादा कंपोनेंट टेस्ट लाल हो गए थे। अरे बाप रे! 2 दिन सिर्फ उन टेस्ट को ठीक करने में लग गए। तब मुझे एहसास हुआ कि हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा क्या है? दूसरा कारण यह है कि एक बेहतर और ज्यादा मजबूत तरीका मौजूद है। ज्यादातर जटिलता जो एक कंपोनेंट में होती है वो उसके दिखने में नहीं बल्कि उसके लॉजिक में होती है। सही है। तो क्यों ना उस जटिल लॉजिक को कंपोनेंट से निकालकर अलग प्योर यूटिलिटी फंक्शंस में डाल दिया जाए और फिर उन फंक्शंस को सीधे टेस्ट किया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये टेस्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वे तभी टूटते हैं जब असल में बिजनेस लॉजिक बदलता है, ना कि जब आप डॉम का स्ट्रक्चर या सीएसएस बदलते हैं। मतलब इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है? लगभग 0। तो फिर लोग इतने सारे कंपोनेंट टेस्ट लिखते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ 100% कोड कवरेज के पीछे भागने की वजह से है? काफी हद तक हाँ। कई टीमें कवरेज को क्वालिटी का पैमाना मान लेती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। लेख में एक बहुत ही साहसिक नियम का उल्लेख है। अगर किसी फ्रंट एंड कोड बेस में 50% से ज्यादा टेस्ट कवरेज मैनुअल यूनिट टेस्ट से आता है तो आपने टेस्टिंग में जरूरत से ज्यादा निवेश किया है। मतलब आप शायद अपनी टीम को तेज करने के बजाय धीमा कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम यूनिट टेस्ट को लॉजिक पर फोकस करें और कंपोनेंट टेस्ट से बचें तो एक बड़ा गैप रह जाता है। हम ये कैसे जानेंगे कि ये सारे अलग अलग हिस्से, ये सारे मॉड्यूल एक साथ मिलकर काम कर भी रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही सवाल। मुझे लगता है लेख का अगला पॉइंट इसी समस्या का हल है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा तीसरा सबक आता है, स्केलेबल इंटीग्रेशन टेस्ट। स्केलेबल इंटीग्रेशन टेस्ट। इसका आइडिया ये है कि हम अपने ऐप में ऐसी स्थिर एपीआईज की तलाश करें जहां से गुजरने वाले डेटा की विभिन्नता ही ऐप की ज्यादातर जटिलता का मूल कारण हो। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। कोई आसान उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है मैपबॉक्स जीएल का, जो एक ओपन सोर्स मैप रेंडरिंग लाइब्रेरी है। अच्छा। मैप को कैसा दिखना है, कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं, कौन सी सड़कें दिखानी है,
ये सारी जानकारी एक जेसॉन डॉक्यूमेंट में होती है जिसे स्टाइल स्पेक कहते हैं। और ये स्टाइल स्पेक एक स्थिर पब्लिक एपीआई है। हाँ, जो सालों से नहीं बदली है। तो वे इसे टेस्ट कैसे करते हैं? उनका तरीका बहुत ही शानदार और सरल है। उनके टेस्ट बस अलग अलग स्टाइल स्पेक जेसन फाइलों को इनपुट के तौर पर लेते हैं, मैप को रेंडर करते हैं और फिर रेंडर हुए मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Exactly. तो स्नैपशॉट टेस्टिंग। एग्जैक्टली बस एक नया टेस्ट जोड़ना उतना ही आसान है जितना एक फोल्डर में एक नई जेसन फाइल और उसका अपेक्षित स्क्रीनशॉट डाल देना। ये तो कमाल है। मतलब मेंटेनेंस की लागत लगभग 0। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास एक बहुत ही स्थिर डॉक्यूमेंटेड इनपुट फॉर्मेट हो, जैसे मैपबॉक्स का स्टाइल स्पेक। ज्यादातर ऐप्स में तो एपीआईज और डेटा स्ट्रक्चर लगातार बदलते रहते हैं। क्या ये तरीका हकीकत में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर लागू हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह हर जगह लागू नहीं हो सकता, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये पैटर्न कितनी जगहों पर मौजूद है। जैसे सोचिए, फिग्मा में डिजाइनिंग, गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट, स्लैक में मैसेज। इन सभी में एक स्थिर इनपुट फॉर्मेट होता है। आप इनपुट देते हैं और आउटपुट का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। अच्छा, जब तक इनपुट का फॉर्मेट स्थिर है, आपके टेस्ट हमेशा चलते रहेंगे। समय के साथ आपका टेस्ट कवरेज बढ़ता जाता है, लेकिन आपकी लागत नहीं। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो एक व्यवहारिक रणनीति क्या बनती है? कौन से टेस्ट असल में लिखने लायक हैं? लेख इसके लिए एक बहुत ही साफ पिरामिड का सुझाव देता है। सबसे नीचे आधार में जटिल लॉजिक के लिए यूनिट टेस्ट लिखें। मिनिमल कट का सिद्धांत इस्तेमाल करते हुए? हाँ, बीच में सिस्टम के मुख्य भागों के लिए कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट लिखें, शायद स्नैपशॉट टेस्टिंग जैसी तकनीक का उपयोग करके, जहां भी संभव हो। और सबसे ऊपर? और सबसे ऊपर पिरामिड के नोक पर बस गिने चुने एंड टू एंड टेस्ट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। ये बस एक तरह की सेफ्टी नेट है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्हें मेंटेन करना सबसे महंगा होता है। ठीक है, तो ये रणनीति निश्चित रूप से टीम को तेज करेगी। लेकिन लेख की शुरुआत में जो दावा था कि इंजीनियरिंग की रफ्तार को दुगना किया जा सकता है, क्या वो सिर्फ इन तकनीकों से हो सकता है? लेख में एक चेतावनी भी है कि ये काफी नहीं है। उसके लिए हमें भाजक को 0 पर ले जाना होगा। टेक द डिनोमिनेटर टू 0। ये सुनने में बहुत बड़ा आइडिया लगता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। याद कीजिए हमारा समीकरण, टेस्ट की संख्या बराबर बजट मेंटेनेंस लागत। यहाँ भाजक यानी डिनोमिनेटर मेंटेनेंस की लागत है। ठीक है। एक बड़े वेब ऐप में हजारों नहीं तो लाखों एज केस होते हैं, अलग अलग फीचर फ्लैग्स, यूजर डेटा, स्क्रीन साइज और यूजर फ्लोज। मैनुअल रूप से इन सब के लिए टेस्ट लिखना और उन्हें मेंटेन करना असंभव है। बिल्कुल, अगर हम कोशिश भी करेंगे तो मेंटेनेंस की लागत हमें बर्बाद कर देगी। तो इस भाजक यानी मेंटेनेंस की लागत को 0 कैसे किया जाए? ये तो जादू जैसा लगता है। इसका समाधान हमारे रोज के काम में ही छिपा है। लेख बताता है कि जब डेवलपर्स अपने लोकल मशीन पर या स्टेजिंग एनवायरनमेंट पर ऐप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब फीचर्स बनाते हैं, बग्स ठीक करते हैं, हाँ, तो उन इंटरैक्शंस का उपयोग करके स्वचालित रूप से टेस्ट बनाए और मेंटेन किए जा सकते हैं। मतलब डेवलपर जो भी काम कर रहे हैं वो अपने आप एक टेस्ट केस में बदल जाता है बिना उनके कुछ किए। हाँ, सोचिए, हर बार जब कोई डेवलपर एक यूजर फ्लो को टेस्ट करता है तो सिस्टम उस फ्लो को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे एक रिग्रेशन टेस्ट बना देता है। ये तो उस n² की समस्या को हल करता है, जहां हर नए बदलाव के खिलाफ हर मौजूदा यूजर फ्लो को फिर से टेस्ट करना अव्यवहारिक है। एग्जैक्टली। ये ऑटोमेटेड अप्रोच आपके टेस्ट सूट को आपके ऐप के साथ साथ विकसित होने देता है, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त डेवलपर प्रयास के। आपकी मेंटेनेंस लागत प्रभावी रूप से 0 हो जाती है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को संक्षेप में देखें तो हमने खराब टेस्टिंग की भारी लागत से शुरुआत की, फिर मेंटेनेंस के महत्व को समझा, और फिर हमने 3 प्रमुख सबक सीखे। सही आकार की यूनिट्स के लिए मिनिमल कट का उपयोग करना, कंपोनेंट टेस्ट से बचना, और जहां संभव हो स्केलेबल इंटीग्रेशन टेस्ट बनाना। और अंत में हमने उस अंतिम पड़ाव पे चर्चा की जहां टेस्ट बनाने और मेंटेन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करके मेंटेनेंस की लागत को 0 तक लाया जा सकता है। और ये डेवलपर्स को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बड़े से बड़े रीफैक्टर करने की क्षमता देता है, जिससे इंजीनियरिंग की रफ्तार सचमुच दुगनी हो सकती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। लेख में दावा किया गया है
कि इस स्तर की टेस्टिंग प्रोग्रामिंग के अनुभव को पूरी तरह से बदल देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए टेस्टिंग और कोड को सुधारने की लागत अचानक शून्य हो जाए, तो आपके आर्किटेक्चर में वो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी बदलाव या सफाई क्या होगी जो अचानक संभव हो जाएगी? कौन सा असंभव काम अब किया जा सकेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।